जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे भाई। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका अराइवल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इन इंडिया। ठीक है, तो जैसा आप समझ पा रहे होंगे जो आज का टॉपिक है, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, तो इनिशियली जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है आपकी? जब आपके पोर्तुगीज इंडिया में आते हैं। कब से आपके? जब पोर्तुगीज इंडिया में आते हैं। असल में पहले हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि जो भी खोज करी है आपकी जगह की, वो आपके यूरोपियंस ने ही करी है भाई। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, इन द ईयर मतलब 13 सेंचुरी के आसपास जो रेनेसा का जो प्रोसेस था, मतलब नई चीज को खोजने का, डिस्कवर का जो प्रोसेस था, वो आपके यूरोप में स्टार्ट हो गया था भाई। जैसे आपके कोलंबस ने आपके यूएसए को डिस्कवर किया था, अमेरिका को। क्लियर? सेम आपके वेस्को डी गामा ने अपने इंडिया को, जो आपका यूरोप से लेके इंडिया का जो रूट है, इसको डिस्कवर किया था। तो ये क्या है? पूरा रेनेसा था। अब रेनेसा का मतलब ये नहीं कि मतलब खाली आप किसी जगह की डिस्कवरी कर रहे हैं। मतलब कोई भी साइंटिफिक कोई भी रिसर्च है, अगर आप जो ग्रह हैं, आपने प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में डील कर रहे हैं, आप फिजिक्स के बारे में कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज थी भाई रेनेसा की, वो कहां पर थी? आपके इनिशियली 13 सेंचुरीज में। कहां पर? आपके यूरोप कंट्री के अंदर। उसके बाद भाई जब ये लोग इंडिया में आए, कौन? जब पोर्तुगीज आए, तो जब वास्को डी गामा जब इंडिया में आए थे इन द ईयर ऑफ 1498, तो वो यहां से स्पाइसेस लेके गए थे। क्या लेके गए थे? आपके मिर्च मसाले लेके गए थे। और एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्रीमियम लाइन है कि जो वो आए थे, अपने पूरे ट्रेवल का जो बजट था उनका, उससे उन्होंने 600+% प्रॉफिट कमाया था। कितना? 600% प्रॉफिट कमाया था। अब इन्हीं सबको देखते हुए भाई कि जो और भी यूरोपियंस पावर है वो इंडिया में आई थी। क्लियर? अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर और थोड़ा बैकग्राउंड को मैं क्लियर करूं, तो जैसा आपको पता है कि भाई आपके इंडिया में अपने पोर्तुगीज आए थे, डेनिश आए थे, डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, फ्रेंच आए थे, पर एंड ऑफ द डे में भाई कौन रुका था? यहाँ पर ब्रिटिश रुके थे भाई। क्लियर? अब जैसे आप देख पा रहे होंगे, जब खाली पोर्तुगीज होंगे उस मोमेंट पे, जब पोर्तुगीज ही आए थे, तो खाली एक ही ट्रेडर था भाई। अब एक ट्रेडर था तो भाई मोनोपोली हुई वहां पर। ठीक है, जब मोनोपोली हुई तो भाई सारा जो बेनिफिट था वो किसने लिया भाई? पोर्तुगीज ने। अब जब धीरे धीरे लोग अवेयर होने लगे भाई, अब देखो यहाँ पर जो बात लिखी गई है कि 600% प्रॉफिट क्यों मिलेगा। सपोज करो भाई यहां से इंडिया से यूरोप जाने में टाइम भी लगता है भाई, और एक फिक्स अमाउंट ही आप ले जा सकते हो एक शिप कार्गो के अंदर, एक फिक्स अमाउंट ले जा सकते हो। जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो रेट ऑटोमेटिकली क्या होंगे भाई? बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। ठीक है, देन आपके डच आए इंडिया में, तो फिर दो कंपनी हुई, फिर ब्रिटिशर्स आए, तो धीरे धीरे भाई वहां पर जो डिमांड है भाई वो कम होने लगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई बहुत एक्सेस अमाउंट में वहां पर होने लगी। तो जैसे आप देख पाएंगे, इसीलिए क्या हुआ था भाई, जो ब्रिटिश है भाई, इन्होंने आप सबने राइवल स्टार्ट किया था। अब देखो सीधी सी बात यह है कि मार्केट तो एक है क्या भाई? मार्केट तो इंडिया ही है ना। अब कंपनी 5 है, तो भाई किसी ना किसी एक को भाई अपनी मोनोपोली साबित करने के लिए भाई हराना तो होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। किसी ना किसी को एलिमिनेट तो करना होगा। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि एंड ऑफ द डे में जो मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स ही इंडिया के अंदर सर्वाइव करते हैं। क्लियर? इस टॉपिक में हम ये भी देखेंगे कि यूपीएससी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम करती है भाई। चलिए, समझ में आया भाई? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं भाई। पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनी। किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? आपके जो एस्टेब्लिशमेंट है किसके, जो यूरोपियन कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं भाई। क्लियर? तो भाई जैसे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहली कंपनी कौन सी आई थी भाई? पोर्तुगीज आई थी इन द ईयर ऑफ 1498। ठीक है, अब देखो भाई इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी यही है आपकी। ठीक है, और फॉर्मेशन ईयर भी यही है इसकी। क्लियर? एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी यही है और फॉर्मेशन ईयर भी यही है। सेकंड हम बात करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। किसके बारे में? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो यहां पर एक चीज याद रखना भाई, 1600 में ये क्या हुई थी आपकी? एस्टेब्लिश हुई थी। क्या हुई थी आपकी? एस्टेब्लिश हुई थी। कब? जब आपका 1599 में भाई क्वीन एलिजाबेथ वन ने भाई क्या दिया था इनको? रॉयल चार्टर दिया था। क्या दिया था इनको? रॉयल चार्टर दिया था। और क्या बोला था कि ये इंग्लैंड से, क्या आपका इंग्लैंड से एकमात्र कंपनी होगी जो आपके ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने जाएगी। कहां पर? आपके ईस्ट इंडीज में। क्लियर? इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि भाई इसकी मोनोपोली है। किसकी? ईस्ट इंडिया की। क्योंकि कि इंग्लैंड से एकमात्र कंपनी होगी जो भारत में या फिर जो आपके ईस्ट इंडीज है यहां पर ट्रेड करेगी। क्लियर? तो भाई देखो एस्टेब्लिशमेंट ईयर तो 1600 है, बट इंडिया में ये आई थी सन 1608 में। किसमें? आपके 1608 में आई थी। फिर हम बात करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो आपका 1602 है।
एंड वो 1605 में क्या आई थी भाई, इंडिया में आई थी। कब आई थी आपकी, 1605 के अंदर इंडिया में आई थी। अब इसीलिए क्वेश्चन मैं भी बताता हूँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं भाई। फिर हम बात करते हैं भाई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो जो उसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है आपका 1616, और जो इसकी इंडिया में अराइवल की जो टाइमिंग है वो है आपका 1620। ठीक है, 1620 में ये भारत में आती है, कौन सी, आपकी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देन हम बात करते हैं लास्ट जो आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर ऑफ 1664, और वो इंडिया में आई थी 1665 में। ठीक है, 1665 में भाई इंडिया में आई थी। काफी बुक्स के अंदर 64 है, कहीं 65 है, रेफरेंस बुक में भाई आपका 65 लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखो यहां से दो तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है भाई, ध्यान से समझना मेरी बात। यूपीएससी यहां पर दो तरह के क्वेश्चन फ्रेम करता है। केस वन, जो क्वेश्चन वन है भाई, वो पूछेगा भाई पहले किसके बारे में, कि फॉर्मेशन ईयर, किसके बारे में, फॉर्मेशन ईयर ऑफ द यूरोपियन कंपनी जो थी भाई, जो फॉर्मेशन है आपका उनको पता होना चाहिए। तो वो सीक्वेंस क्या होगा भाई, तो सबसे पहले भाई आपका पोर्तुगीज आएंगे आपका, देन आपके इंग्लिश आएंगे आपके, देन डच आएंगे आपके, देन आपके डेनिश आएंगे, देन आपके फ्रेंच आएंगे। ठीक है, याद रखना अगर क्वेश्चन पूछा है किसके बारे में, फॉर्मेशन ईयर। ठीक है, अगर फॉर्मेशन ईयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, तो आपका जो सीक्वेंस आप देख पा रहे होंगे यही सीक्वेंस होगा। इन केस अगर यूपीएससी ने पूछा है कि भाई अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी, किसके बारे में, अगर अराइवल के बारे में पूछा है तो सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज होगा। तो पहले आपके पोर्तुगीज आएंगे भाई आपके, देन आपके डच आएंगे, देन आपके इंग्लिश आएंगे, देन डेनिश, देन फ्रेंच। ठीक है, अब याद रखना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं भाई। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। यूपीएससी ने पूछा है कि भाई फॉर्मेशन ईयर कौन सी होती है, फॉर्मेशन मतलब जिस साल वो कंपनी बनके तैयार हुई थी तो उसको फॉर्मेशन ईयर बोलते हैं। एंड जब कहते हैं अराइवल इन इंडिया, तो जब वो कंपनी भारत में आई थी उसको हम अराइवल कहते हैं भाई। ठीक है, दो तरीके से भाई यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है, आप लोग गलती मत करना, क्योंकि ये वो चीज है कि भाई बेसिक क्वेश्चन में अगर आप गलती करोगे तो आप ऑटोमेटिकली रेस से बाहर हो जाओगे। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं भाई सबसे पहली कंपनी कौन, अपनी पोर्तुगीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इमेज देख पा रहे होंगे पूरे अराइवल्स और यूरोपियन का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है जो इसके बैकग्राउंड लग रहा है स्लाइड के। ठीक है, बात करते हैं भाई द रूट ऑफ यूरोप फ्रॉम यूरोप टू इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय द वास्को ड गामा। ठीक है, तो वास्को ड गामा भाई फर्स्ट पोर्तुगीज थे जो इंडिया में आए थे इन द ईयर ऑफ 1498। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है भाई, ही रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट। क्या है आपका, कालीकट वाया केप ऑफ गुड होप। क्या है आपका, केप ऑफ गुड होप। कहां पर लाई करता है भाई, आपके अफ्रीका में लाई करता है। ठीक है, अभी हम मैप में देखेंगे ऑन 17 मई 1498 एंड वाज रिसीव्ड बाय द हिंदू रूलर कॉल्ड ऑफ कैलिकट क्या, जमोरियन। ठीक है, मार्क करो भाई, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है कि भाई किस रूलर ने भाई आपके वास्को ड गामा का वेलकम किया था। किसने किया था भाई, हिंदू रूलर थे आपके जैमोरियन, कहां के, कालीकट के भाई। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, दिस लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग स्टेशन एट कालीकट, कोची एंड आपके कैन्नौर। ठीक है, अब जैसे आप देख पा रहे होंगे भाई ये कहां पर आए थे, ये आपके अगर मैं एक मैप के तौर पर समझाऊं आपको तो ये आपके वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आए थे। ठीक है, कहां आए थे, आपके वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आए थे। कौन, आपके पोर्तुगीज। ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है भाई, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये आपके वास्को ड गामा है भाई, इनकी एक फोटो है। ठीक है, और देखो भाई ये है आपका केप ऑफ गुड होप। देखो यहाँ आपके यूरोप है भाई। ठीक है, यूरोप है भाई, उस टाइम तक भाई यहाँ पर जो आपके अरब है भाई, यहाँ पर क्या था, ये लोग ट्रेड करने नहीं देते थे उस मूवमेंट पे। तो जो भी ट्रेडिंग जो कंपनी थी भाई, सी रूट था उस टाइम, तो वो यहां से मूव करके आती थी। अब जो ये वाला जो एरिया है भाई, ये जो एरिया है भाई, ये है आपका केप ऑफ गुड होप। यहां से आपका मेडागास्कर होते हुए भाई ये लोग कालीकट आए थे भाई। क्लियर, कहां से आए थे भाई, कालीकट आए थे बाय द फ्रॉम द मेडागास्कर। ये आपका मेडागास्कर कॉन्टिनेंटल आइलैंड है भाई, शॉर्टेड। तो आपने देख लिया होगा रूट कैसे इन्होंने खोजा था। ठीक है,
फिर बात करते हैं कोची 1502 was the initial capital of the Portuguese। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि जो इनिशियल कैपिटल थी किसकी, पोर्तुगीज की, पुर्तगालियों की जो इनिशियल कैपिटल थी वो क्या थी आपकी, कोची थी, जिसको लेटर रिप्लेस कर दिया गया था भाई आपके गोवा से। क्लियर, ये क्वेश्चन भाई यूपीएससी ने पूछा गया है कि जो भाई आपकी कैपिटल थी किसकी, पोर्तुगीज की, उसको कोची से गोवा किसने शिफ्ट किया था। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल 2 साल पहले ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, शॉर्टेड। फिर बात करते हैं भाई, देखो ये है आपका कोची का एक मैप है भाई, ब्लूप्रिंट टाइप था या आपका किसका, पोर्तुगीज सेटलमेंट का। क्लियर और नॉट, समझ में आया नहीं आया भाई। चलिए भाई सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें भाई, तो जो पहले गवर्नर थे आप किसके, गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज थे, वो कौन थे आपके, फ्रांसिस दो अल्मेडा थे। कौन थे आपके, फ्रांसिस दो अल्मेडा थे। फ्रॉम कब से कब तक भाई, 1505 से लेकर 1609। और इनके लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, किसने भाई ब्लू वाटर पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था या इनिशिएट किया था, तो कौन थे आपके, फ्रांसिस दो अल्मेडा थे। क्लियर, इन केस अगर कोई और भी पोर्तुगीज इंडिया में आ रहा है तो उसको अपने सी में क्या करना पड़ेगा भाई, टैक्स देना पड़ेगा, बार्टर सिस्टम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना होगा, उसी को भाई ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं भाई। क्लियर, अब यहां एक चीज समझाए, उस टाइम ना ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवेज था ना आपका एयरवेज था, तो भाई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था आपका, आपका खाली आपका ओशियन था। ठीक है, समुद्री रास्ता था बस खाली, इसीलिए एक कहावत थी, जिसकी पकड़ समुद्र पे है भाई। ठीक है, जिसकी पकड़ समुद्र पे है वो राजा है, एक ये बात थी, इसीलिए भाई इनिशियली इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था भाई। ये आपके कौन है, फ्रांसिस दो अल्मेडा है भाई। क्लियर, फिर हम बात करते हैं भाई सेकंड जो आपके गवर्नर थे, कौन थे आपके, अल्फांसो दे अल्बुकर्की। क्या नाम है भाई, अल्फांसो दे अल्बुकर्की। करके करके नहीं करते भाई, बहुत लोग कहते हैं अल्बुकर्क, कर्क नहीं है, करकी है। अल्फांसो दे अल्बुकर्की अराइव्ड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1503। 1503 में भाई ये इंडिया आए थे और ये गवर्नर बने थे कब आपका, पोर्तुगीज का 1509 में। ठीक है, एंड बिकेम द गवर्नर ऑफ द पोर्तुगीज इन 1509। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि फॉर्मल फाउंडेशन, देखो भाई एक मैं चीज लिख दे रहा हूं भाई, नोट है, यूपीएससी ट्विस्ट कर देती है, आपके एग्जाम में नहीं कर, बड़े एग्जाम में करा है भाई। देखो भाई जो फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट है, क्या आपका, फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोर्तुगीज पावर, वो किसने करी थी भाई, आपकी फ्रांसिस दो अल्मेडा ने करी थी। एंड अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रियल फाउंडर कौन था, कौन था आपका, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज कंपनी, तो कौन था आपका भाई, अल्फांसो दे अल्बुकर्की। क्लियर, ये रियल फाउंडर है यानी आपके फॉर्मल फाउंडर है भाई ये। क्लियर, इस 2 पॉइंट में कंफ्यूज मत होना भाई, बहुत बार क्वेश्चन यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के अंदर पूछा है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सीएससी का एक पार्ट है ये। क्लियर, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ही कैप्चर्ड द गोवा। देखो ही कैप्चर्ड द गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर इन 1510। अब देखो भाई यहां पर क्या कह रहा है कि जो आपके कौन थे, जो अल्फांसो द अल्बुकर्की थे, उन्होंने कैप्चर किया था गोवा को। यहां पर ट्रांसफर की बात नहीं करी गई है, आपको पता होना चाहिए, यहां पर खाली कैप्चर करा है गोवा को, किससे, रूलर ऑफ बीजापुर। ठीक है, इन 1510 एंड इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, इसलिए मैंने बोला था रियल फाउंडर है भाई। और याद रखना भाई आपके जो आपके विजयनगर एम्पायर है, कौन आपका, जो विजयनगर एम्पायर है, एम्पायर किंग थे कृष्णदेव राय, उन्होंने इनको हेल्प किया था बीजापुर से फाइट करने में। ठीक है, कृष्णदेव राय ने जो आपके बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर थे आपके विजयनगर एम्पायर के, उन्होंने इनको किसको, पोर्तुगीज को हेल्प किया था किसमें, आपके गोवा को कैप्चर करने के लिए। क्लियर और नॉट, इस पॉइंट में कोई दिक्कत है भाई, तो जैसे आप इमेज देख पा रहे होंगे ये आपके अल्फांसो द अल्बुकर्की हैं भाई। क्लियर और नॉट, समझ में आया भाई। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, याद रखना, इसीलिए भाई एडवांट ऑफ जो आपका यूरोपियंस है उसको क्यों पढ़ाते हैं भाई, इसलिए इंपॉर्टेंस है भाई, आपको पता चलेगी कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ है भाई सारी पावर्स का। क्लियर, फिर देखो भाई नीनो द चुना, ये आपके तीसरे गवर्नर जनरल है भाई, नीनो द चुना, कब से आपके 1529 से 38, ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम कोची टू गोवा इन 1530। कोचीन से गोवा की जो कैपिटल
शिफ्टिंग की जो किसने करी थी भाई, आपके नीनो दा चुना ने। और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, यूपीएससी ने पूछा है भाई, ठीक है, कि भाई कैप्चर किसने किया था भाई, एलवी करकी ने किया था। और ट्रांसफर किसने की थी कैपिटल, आपके नीनो दा चुना ने ट्रांसफर की थी। कब की थी भाई, इन द ईयर ऑफ 1530। इंपॉर्टेंट है, ही एक्वायर्ड द दीव एंड बेसाइन, ठीक है, दीव एंड बेसिन फ्रॉम द बहादुर शाह ऑफ गुजरात, ठीक है, इन्होंने एक्वायर किया था कौन सा, आपका दमन एंड दीव वाला रीजन था, एंड आपका जो बसीन वाला रीजन था, किससे, बहादुर शाह ऑफ गुजरात, इन द ईयर ऑफ 1534। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए भाई, इनको कतई भी ना छोड़ें। क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये आपके नीनो दा चुना की भाई फोटो है भाई। तो इनिशियली अगर मैं बात करूं ओवरव्यू के बारे में, तो पोर्तुगीज के बारे में आपको इन मेजर 3 गवर्नर के बारे में ही पढ़ना है। यूपीएससी इनसे ज्यादा बाहर नहीं पूछता है भाई, ठीक है, क्योंकि जो मेजर जो काम किया था वो इन तीनों ने ही किया था, उसके बाद तो सब ऐसे ही आए थे। क्लियर और नॉट। चलिए भाई, अब पोर्तुगीज के बारे में कुछ फैक्ट्री सेटलमेंट के बारे में देख लेते हैं भाई। तो पोर्तुगीज की भाई फर्स्ट सेटलमेंट कहां पर थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कि जो पोर्तुगीज है उनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कहां थी, आपकी कालीकट में थी। कहां पर थी, आपकी कालीकट में थी। आप इमेज देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो लोगों ने इनका स्वागत किया था, किसका, जमूरियन का। ये जमूरियन है भाई, और ये आपके वेस्को डिगामा, इन्होंने स्वागत किया था। देन इन्होंने स्टैब्लिश करा था कालीकट के अंदर फर्स्ट फैक्ट्री। ग्रेजुअली ऑलमोस्ट देयर टेरिटरी वर लॉस्ट टू मराठास, ठीक है, सैलेसाइड एंड आपका जो बेसिन है इन द 1739 डच एंड इंग्लिश। जो आपके मराठा है भाई, उनकी जो टेरिटरी थी वो इन दोनों ने कैप्चर कर ली थी धीरे धीरे, ठीक है भाई। कोई डाउट किसी को, ठीक है। देखो धीरे धीरे जब ये लोग वीक होने लगे तो इनकी जो टेरिटरी है वो लोगों ने एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया था भाई, ठीक है। फिर एंड ऑफ द डे तक ओनली गोवा, दीव एंड दमन रिमेन्ड द अंटिल 1961, ठीक है। तो यहां से एक चीज पता चली कि जो आपके पोर्तुगीज है वो इंडिया से कब गए थे, इन द ईयर ऑफ 1961। तो एक यहां पर एक नोट लिख लें भाई, क्या लिख लें भाई, एक नोट लिख लें, क्या है भाई, पोर्तुगीज फर्स्ट टू केम इन इंडिया, फर्स्ट टू केम इन इंडिया एंड लास्ट टू लेफ्ट इंडिया, ठीक है। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद तक रुके हैं कौन, आपके पोर्तुगीज। कहां पर, भारत के अंदर, ठीक है। 1498 में आए थे और 1961 में गए थे भाई, ठीक है भाई। ये आपकी कंपनी, आपकी वो है, देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मरमेगांव लिखा हुआ है, ये आपके गोवा का एक पार्ट है। मरगांव और कैनकोना ये कहां पर, आपके गोवा का एक पार्ट है। और देख लो भाई कब की बात है, ये 1961 की बात है। शॉर्टेड, बताओ भाई पोर्तुगीज में कुछ दिक्कत किसी को तो बताएं भाई, किसी को किसी तरह कोई दिक्कत है तो भाई प्लीज बताएं। उम्मीद करता हूं भाई शॉर्ट हो गया होगा। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं डच के बारे में, बात करते हैं। ये आपकी सेकंड कंपनी थी जो कब स्टैब्लिश हुई थी, इन द ईयर ऑफ 1602। और इंडिया में कब आई थी, इन द ईयर ऑफ 1605। क्लियर। चलिए भाई, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश फैक्ट्री इन इंडिया एट मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहां पर है भाई, आर्किटेक्ट में आंध्र प्रदेश में है। इन द ईयर ऑफ, क्या बोला है भाई, इन द ईयर ऑफ 1605। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डच थे भाई, उन्होंने सबसे पहली कंपनी फैक्ट्री कहां पर स्टैब्लिश करी थी, तो मसूलीपट्टनम में, इन द ईयर ऑफ 1605। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, और दूसरी कहां करी थी भाई, आपकी पुलिकट 16010, सूरत 1616, बलीपट्टनम आपका 1641, और कैरीकरल आपका 1645, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोच्चि, फिर उन्होंने बाद में किया था। आपको इनिशियली 2 फैक्ट्री के बारे में पूछा जाता है, आपका कौन कौन सी, एक आपका मसूलीपट्टनम एंड आपका पुलिकट। क्लियर। आपको इनकी स्टैब्लिशमेंट डेट भी याद होनी चाहिए, और कौन सी पहले हुई थी कौन सी बाद में हुई थी वो भी पता होना चाहिए भाई। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लोगो बैनर है भाई, तो इसको गो थ्रू कर लेंगे भाई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, दे रिप्लेस द पोर्तुगीज एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन यूरोपियन ट्रेड विद ईस्ट। तो मैंने क्या बताया भाई, सबसे पहले कौन थी, आपकी पोर्तुगीज थी, देन आपकी डच आई। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, जब पोर्तुगीज जब वीक होने लगे तो डच ने अपना बोलबाला बनाया, और उन्होंने जो आपका पोर्तुगीज का डोमिनेंट था भाई उसको रिप्लेस करा, किसने, डच ने। क्लियर। डच ने करा भाई किसमें, पूरे ट्रेड में, कहां पर, विद ईस्ट।
ठीक है, कहां पर आपके पूरी पूर्वी में जो भी आपका ट्रेड होगा उसको रिप्लेस करा किसने, आपके डच ने किया, किसको, पोर्तुगीज को। क्लियर। पुलिकट वाज द मेन सेंटर इन इंडिया टिल नागापट्टनम, कब तक भाई, इन द 1690। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, द पुलिकट वाज द मेन सेंटर इन इंडिया टिल नागापट्टनम रिप्लेस इट 1690, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना भाई। क्लियर। तो देखो भाई ये डच के बारे में, ये आपके नागापट्टनम में एक वो है कोई इनका, आई थिंक कोई मेमोरियल टाइप कुछ है इनका, तो उसकी एक इमेज है भाई, इंडिया में ये अभी डच सीमेंट्री कुछ है भाई, ठीक है। फिर बात करते हैं डच कंसीड टू ब्रिटिश आफ्टर देयर डिफीटेड इन बैटल ऑफ बेदार इन 1759। तो भाई याद रखना कि जो ब्रिटिशर्स थे भाई, इन्होंने कब इनकी पूरी पावर को खत्म कर दिया था, इन द ईयर ऑफ 1759। किस वॉर के अंदर, बैटल ऑफ बेदारा के अंदर। किसके अंदर, बैटल ऑफ बेदारा के अंदर। और ये क्वेश्चन भाई यूपीएससी पूछ चुका है भाई, इसको भी प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्लियर। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है भाई, बैटल ऑफ बेदारा किस किस के बीच में हुआ था, एंड जो डच है भाई उसको कब न्यूट्रलाइज किया था इंडिया में ब्रिटिशर्स ने, तो इन द ईयर ऑफ 1759। किस वॉर के अंदर, बैटल ऑफ बेदारा के अंदर। उम्मीद करता हूं भाई यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करें भाई। चलिए भाई समझ में आया। चलिए भाई मूव करते थे, ये एक वॉर की एक इमेज है भाई, इसको एक बार देख लें आप आराम से, शॉर्टेड। चलिए भाई अब हम बात करते हैं ब्रिटिश के बारे में, अंग्रेजों के बारे में। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जॉन मिडिल हॉल, ठीक है, जॉन मिडिल हॉल an English merchant came to India over the land route to trade with the India merchant in 1599। अब एक चीज समझो भाई, अब सीधी बात है भाई, अंग्रेजों को आपके पता है बहुत दिमाग था इनके पास, तो इन्हें सोचा कि भाई इंडिया में जाने से पहले एक रैकी तो कर ले। रैकी एक वो टर्म होता है, जैसे आर्मी के अंदर एक टर्म होता है, डिफेंस के अंदर एक टर्म होता है रैकी, कि मतलब हमें जहां भी कोई एरिया है भाई उसको पहले एक बार छानबीन कर लें, देख लें उसको कि वो असल में है कैसा, वो तो उसको हम रैकी करते हैं। तो जब ब्रिटिश इंडिया में आने से पहले, कंपनी को एस्टेब्लिश करने से पहले, उन्होंने सोचा कि एक रैकी कर लेते हैं, क्या इंडिया के बारे में जो हमने सुना है कि वो सोने की चिड़िया है, इतना पैसा है उसके पास, वो वाकई में है या फिर हवा में बात हो रही है। तो भाई जो कैप्टन मिडिल हॉल है, जॉन मिडिल हॉल है भाई, वो इंडिया में आए थे किसके लिए, रैकी करने के लिए कि वाकई में इंडिया ऐसा देश है नहीं है। देन फिर इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ वन को बताया कि हाँ मैम, वाकई में इंडिया के बारे में जो हम सुन रहे हैं, जो पोर्तुगीज बता रहे हैं, डच बता रहे हैं, वो वाकई में ही बहुत ही ज्यादा मालदार देश है, मतलब बहुत ज्यादा अमीर देश है। देन आपका 1599 में भाई आपकी जो एक मर्चेंट एडवेंचर नामक कंपनी थी, जिसको क्वीन एलिजाबेथ वन ने चार्टर दिया था और मोनोपोली दी थी कि ये ईस्ट इंडिया में, मतलब लंदन से एकमात्र कंपनी होगी जो आपके ईस्ट इंडिया में ट्रेड करेगी, और उसी जो मर्चेंट एडवेंचर है उसी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था भाई। ठीक है, उसी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था भाई। 1599 1600 में कंपनी तैयार हुई थी भाई बनके पूरी, ठीक है, जो इंडिया में कूच करने के लिए, एंड 1608 में भाई वो इंडिया में अराइवल हुई थी भाई। क्लियर और नॉट, यहां तक ये कहानी समझ में आई नहीं आई, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आप देख पा रहे होंगे भाई, ठीक है, ये आपके जहांगीर के कोर्ट में भाई फरमान ले रहे हैं ये। क्लियर। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट इन 1599 नोन एज द मर्चेंट एडवेंचर, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे मर्चेंट एडवेंचर का ये जेम्स इवन है भाई, ये आपके पूर्व कप्तान रहे किसके, इस कंपनी के, तो उनकी एक बायोग्राफी है, तो उसके जरूर टाइम तो क्या ही मिलेगा आपको। ठीक है, जहांगीर इशू ऑफ फरमान, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको समझना भाई। जहांगीर इशू ऑफ फरमान टू अ कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, 1609 परमिटिंग हिम टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट सूरत। ये इंपॉर्टेंट मार्क करना भाई, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है कि भाई अंग्रेजों को, जो आपके कौन, जो आपके कैप्टन हॉकिंस है, उनको फरमान किसने दिया था आपकी कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, किसने दिया था, आपके जहांगीर ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1609। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क करना। और भाई जहांगीर ने ऐसे नहीं दिया था, जो कैप्टन हॉकिंस है भाई, ये बहुत सारे अपने साथ गिफ्ट ले गए थे, बहुत सारे पैसे शराब ले गए थे भाई, ठीक है, स्लेव ले गए थे। जब वो खुश हुए थे देन जाके उन्होंने चार्टर दिया था कि भाई ले लो, चलो कोई बात नहीं ले लो,
सब तुम्हारा ही है। तो ये वही इमेज है भाई कि ये जो आपके जो जहांगीर है आपके, कौन है आपके मुगल एम्परर, इन्होंने भाई रॉयल फरमान दिया था किसको, आपके कैप्टन हॉकिंस को भाई। क्लियर। और एक क्वेश्चन केवीसी में पूछा गया था भाई 7 करोड़ के लिए कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे वो उसका क्या नाम है, उस शिप का नाम क्या था, तो उस शिप का नाम हेक्टर था और कैप्टन हॉकिंस उसको क्या कर रहे थे भाई, उसको लीड कर रहे थे। कोई डाउट किसी को यहां पर, किसी को यहां तक कोई डाउट तो प्लीज बताएं। ठीक है भाई। देन क्या कह रहा था, थॉमस रो विजिट जहांगीर कोर इन 1615 एंड एन एम्बेसडर ऑफ अ किंग जेम्स वन। जिस टाइम भाई आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो उस टाइम किंग कौन थे आपके, जेम्स वन थे। ठीक है। और वो एम्बेसडर रहे थे किसके अंदर, जहांगीर कोर्ट के अंदर। ये क्वेश्चन भी भाई यूपीएससी ने पूछा गया है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है। टू सीक अ परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया। ठीक है। देखो भाई कम फैक्ट्री लाना अलग चीज है, पर इंडिया में ट्रेड करने के लिए कौन गए थे भाई पूछने, परमिशन लेना, आपके थॉमस रो गए थे भाई। ठीक है। तो देख पा रहे होंगे भाई थॉमस रो आपके जहांगीर के पास गए कि साहब हमें किसकी परमिशन चाहिए, हमें ट्रेड की परमिशन चाहिए, किसके अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री भाई कहां लगी थी भाई, आपकी सूरत में लगी थी इन द ईयर ऑफ 1608। इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क करना, क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। क्लियर। सेकेंड देखो ये आपका सूरत की फैक्ट्री है भाई, उसका एक ब्लूप्रिंट टाइप तो नहीं कह सकते, एक बहुत पुरानी इमेज है वाली। ठीक है। और फिर 1639 में ऑब्टेन मद्रास फ्रॉम राजा ऑफ चंद्रनगरी विद अ परमिशन ऑफ बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री विच नेम एज फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज ने भाई कहां पर है आपका, आपका मद्रास में। अब यहां से मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। अब चीज क्या है भाई, एक चीज समझाओ कि देखो अभी हमने पढ़ा कि पोर्तुगीज भी आए थे आपके, और आपके डच भी आ गए थे और ब्रिटिश भी आ गए थे उस मोमेंट तक। ठीक है। अब एक बात बताओ कि भाई जो फोर्टिफिकेशन है और जो लैंड लीज पे देने का जो प्रक्रिया है, ये ब्रिटिशर्स को क्यों मिला भाई, ये और दो कंपनी उनको क्यों नहीं मिला। अब यहाँ पे एक चीज समझो भाई, हम जो कहते हैं ना भाई अंग्रेजों ने कहते हैं कि मतलब लूटा ही लूटा, नहीं, उन्होंने पहले पैसा भी दिया है। ठीक है। जब ये इनिशियली लेवल में जब इंडिया में आए थे तो जहां पर आपके पोर्तुगीज एंड डच 100 रुपए देते थे आपके टैक्स के तौर पे, ये वहां 500 दे रहे थे। क्या दे रहे थे आपके, 500 दे रहे थे। तो जो राजा ऑफ चंद्रनगरी है कहां पर, मद्रास के, उन्होंने सोचा कि मद्रास या पूरी बंजर जमीन है, कायदे में जो मद्रास था वो पूरा आपका बंजर बैरन लैंड था आपका, कुछ भी नहीं होता था वहां पर। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको दे दें, कम से कम पैसा तो आएगा। ठीक है, पैसा तो आएगा। तो एक चीज समझो, यहां पर मैं एक चीज समझाता हूं भाई आपको। 1608 में ये लोग आए थे, अब समझना दिमाग वाली बात। 1608 में ये आए थे। ठीक है। और 1707 में इसकी डेथ हुई, किसकी, आपकी औरंगजेब की डेथ हुई थी। तो 100 साल अंग्रेजों ने टैक्स दिया है। ठीक है, 100 ईयर अंग्रेजों ने टैक्स दिया है। एंड 1707 से लेकर एक्सप्रोस लगाते थे भाई, तो कम से कम 250 साल इन्होंने टैक्स वसूला है भाई। ठीक है, 100 साल टैक्स दिया है इन्होंने, टैक्स इंडिया में दिया है, और 250 साल टैक्स वसूला है इंडिया से। क्लियर। तो ये होती है भाई आपकी माइंड गेम, कैसे आपको सेट होना है। और आपने एक चीज पढ़ी होगी, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत हिस्ट्री का आइडिया होगा, तो अंग्रेजों ने ना कभी भी कोई भी टेरिटरी एक साथ एक्वायर नहीं करी है। क्या कह रही है, कोई भी टेरिटरी एक साथ एक्वायर नहीं करी है। जैसे आपने एंग्लो मराठा वॉर देखे होंगे, 3 वॉर हैं। एंग्लो आपका मैसूर वॉर है, 4 वॉर है उसके अंदर। पंजाब है, वो भी 2 वॉर में एनेक्स करा गया। एक बार में कभी एनेक्स नहीं करा इन्होंने, धीरे धीरे एनेक्स किया इन्होंने, क्योंकि एक साथ अभी एनेक्स कभी करा ही नहीं इन्होंने। पता है भाई, थोड़ा सा उनको प्रेशराइज करो। क्लियर। तो ये सारी चीजें भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना कि जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है भाई, वो कहां पर है आपका, वो कलकत्ता के अंदर है। फोर्ट विलियम कहां पर है, जो आपकी बंगाल में आपका जो है फोर्ट विलियम, वो कहां पर है आपके बंगाल में, जो प्रेसिडेंसी आपका, जहां पर आपके गवर्नर बैठते थे वहां पर उस मोमेंट पे। ठीक है। तो देखो ये देख पा रहे होंगे आपका, ये आपके कौन है, आपके ये आपके ब्रिटिशर्स हैं, और ये आपके चंद्रनगरी के राजा हैं भाई। लीज पे ले लो यार, पैसा दे दो बस इनको। ठीक है। 1690 जॉब चार्नॉक, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बना है भाई आज तक। ठीक है। एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूटानिटी विलेज। ठीक है, सूटानिटी विलेज कहां पर है भाई आपका, ये आपके बंगाल में, कहां पर है आपका, बंगाल में था, अब तो खैर क्या ही भाई अब तो। एंड अ जमींदार ऑफ 3 विलेज सूटानिटी, कालीकटा एंड गोविंदपुर। देखो आज की डेट में जो आप कोलकाता पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, जो आपका कोलकाता सिटी है, वो पहले किन 3 गांव से था भाई, एक आपका सूटानिटी विलेज था आपका, एंड कालीकता था, एंड आपके गोविंदपुर। इन 3 विलेज को मर्ज करके दीज 3 विलेज ग्रू एज अ सिटी ऑफ
कैलकटा, ठीक है। ये जो तीन है आपके सूतानीति, कालीकटा एंड आपके गोविंदपुर, ये तीन गांव को एक साथ करके ग्रो डेवलप करके आपके कोलकाता शहर का निर्माण किया गया था भाई। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, यस और नो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्या पता क्वेश्चन बन जाए भाई, ठीक है भाई। तो इनिशियली कलकत्ता किस लेवल पे था भाई, ये आपका सी आ रहा है, ये स्टेयर्स है और ये आपका पोर्ट वाला एरिया है, और आज की डेट में कलकत्ता बहुत ज्यादा डेवलप्ड है भाई, ठीक है। द फैक्ट्री एट सूतानीटी was fortified and named for Fort William in 1700। इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्या बोल रहे हैं भाई, जो आपका फैक्ट्री थी किसमें, सूतानीटी में, जो विलेज था उसी को भाई फोर्टिफाइड करके, किलाबंदी करके उसका नाम क्या दिया था, फोर्ट विलियम दिया था। अब यहां से आपको थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड क्लियर करूं, तो आपने पढ़ा होगा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, किसके बारे में, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे भाई एक बात बताओ, अगर जैसे आप राजा हो, ठीक है, अगर आप देखो आपको किलाबंदी करनी है अपनी सुरक्षा के लिए, अंग्रेजों को किलाबंदी क्यों करनी है भाई, अंग्रेजों की किलाबंदी क्यों करनी है भाई, तो बात यही थी, जो आपके कौन थे, सिराजुद्दौला थे, उन्होंने यही बोला कि भाई आप किलाबंदी क्यों कर रहे हो आप, ठीक है, आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे हो। इन्हीं चक्करों में जो पूरा बवाल हुआ था भाई बैटल ऑफ प्लासी का, उसका कहीं ना कहीं ये कारण है। अब जैसे आप ये चीज पढ़ पा रहे होंगे ना कि फोर्टिफाइड हुआ था और रेवेन्यू कम कर दिया था उन्होंने, जो आपका जो टैक्स था वो देना बंद कर दिया था, जो इनको पासेस मिले थे कि आप फ्री ट्रेड करो, उसका इन्होंने मिसयूज किया था, दस्तक जिसे हम कहते थे। तो ये सारी चीज ऐसी है भाई, ये फंडामेंटल कॉज है। देखो एक चीज समझाता हूँ, हिस्ट्री में कभी भी कोई चीज इनिशियल लेवल पे नहीं होती है, उसका कोई ना कोई फंडामेंटल बैकग्राउंड जरूर होगा। फंडामेंटल बैकग्राउंड अगर क्लियर होगा, यूपीएससी में हमेशा बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार बनते हैं, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड पता है तो डेफिनेटली आपका जो सिनेरियो है वो बहुत दिमाग क्लियर हो जाएगा। और यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको बैकग्राउंड की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है भाई, समझ में आया भाई, बैकग्राउंड की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, क्लियर। अब हम बात करते किसके बारे में भाई, ठीक है। तो भाई देखो आज ये आपका क्या है, आपका ये फोर्ट विलियम है, देखो कितना तगड़ा बनाया था, जहां पर आपके गवर्नर रहे, गवर्नर ऑफ बंगाल रहे, गवर्नर ऑफ इंडिया भी यहां तक रहे भाई, टिल 1911 तक। कब तक, 1911 तक, जब आपकी इंग्लिश की जो कैपिटल थी बंगाल से दिल्ली ट्रांसफर करी थी इन द ईयर ऑफ 1911, जब तक ये जो प्रेसिडेंसी एरिया था भाई पूरा यही इंपॉर्टेंट था, पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो था आपका यहीं से कंट्रोल होता था, यहीं पर सारे लॉ बनते थे। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, समझ में आया भाई। चलिए भाई बात करते हैं किसके बारे में, इन 1717, क्या बात कर रहा है आपका, इन 1717 to 17 जॉन सुरमान ऑब्टेन रॉयल फरमान फ्रॉम मुगल एम्पर फारूक सियार, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रॉयल फरमान था भाई आपका, फरमान फ्री ट्रेड के लिए, किसके लिए, आपके लिए फ्री ट्रेड, मतलब आप आ रहे हो आप कोई टैक्स नहीं देना, फ्री ट्रेड, किसने दिया था भाई, फारूक सियार ने दिया था। अब देखो जैसे आप देख पा रहे होंगे भाई, ये आप कहते हैं आपके वीकन मुगल एम्पायर थे। जब हम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि भाई डिक्लाइन क्यों हुए थे भाई सारे। देखो भाई सबसे बड़ी बात तो जो आपके जो औरंगजेब है भाई, वो आपका बहुत ज्यादा बिजी था, उसने दक्कन पे रूल करने का जो सपना था उसके लिए उसने पूरी जंग छिड़ी थी, और जंग लड़ने के लिए भाई उसने अपना पूरा राजकोष खाली कर दिया था भाई, ठीक है। जब समझ पा रहे हो, अगर आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी कंट्री एक वॉर करती है तो वॉर के लिए भाई एमुनेशन लगता है, और सबसे बड़ी बात पैसा खर्च होता है और रिसोर्सेज खर्च होते हैं भाई, ठीक है। तो जो आपका मुगल एम्पायर का जो राजकोष था पूरा, वो आपके औरंगजेब ने अपनी दक्कन पे जो फतेह करने के लिए पूरे भारत में जो परचम लहराने के चक्कर में उसने पूरा खर्च कर दिया था, अपनी कैपिटल से बहुत दूर था, जो उसके रिलेशंस थे भाई वो वीक हो रहे थे धीरे धीरे। और फिर जब आप देख पा रहे होंगे जब भाई पैसा नहीं बचा मूवमेंट पे, तो जो आपके और भी जो उसके गवर्नर थे जो प्रोविंस को संभाल रहे थे भाई, उनकी सैलरी रुक गई, सैलरी रुक गई तो वो लोग इंडिपेंडेंटली ग्रो हो गए। और जब भाई पैसा नहीं बचा आपके जो उसके सक्सेसर थे, तो वो क्या होंगे भाई, वीक सक्सेसर होंगे भाई। तो फारूक सियार कहते थे भाई इसकी 2000 रानियां थी, अब ये क्या रूल करेंगे ये, तो वो वाली कंडीशन है। तो जो मुगल एम्पायर एक चीज हम अगर छोटी सी अगर आपको थोड़ा पता हो कि 1526 में आपके बाबर ने एस्टेब्लिशमेंट करी थी, और 1707 तक पूरा प्रोमिनेंट फेज चला है किसका, आपके मुगल का। तो 1707 के बाद ऐसा क्या हो गया कि 1857 तक पूरा मुगल एम्पायर खत्म हो गया भाई। यही तो सोचने वाली बात है, और यही हिस्ट्री की खास बात है कि आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि जब आप पढ़ते हो उसको। समझ में आया ये चीज। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे ये फारूक सियार है अपना, इनकी हालत देखो इनकी, बस
चल रहा है भाई। दिस फरमान आल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिश रूलर इन इंडिया। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में कि भाई जो आपका रॉयल फरमान, फ्री ट्रेड का जो आपका फरमान दिया था भाई, वो मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश रूल किसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं भाई गिव अ लार्ज कंसेशन टू द कंपनी। क्या दिया था आपका? लार्ज कंसेशन दिया था भाई। अब जब टैक्स ही माफ कर दिया तो उससे बड़ी कंसेशन ही क्या है भाई? ठीक है, ये देखो भाई, क्लियर। अब बात करते हैं भाई डेनिश के बारे में, बात करते हैं हम। ये हमारी चौथी कंपनी है। हमने 3 कंपनी को डिटेल में पढ़ा है भाई, क्या इनकी फीचर्स होंगे, क्या इनकी क्राइटेरिया थे भाई, क्लियर। फिर बात करते हैं भाई डेनिश के लिए। तो डेनिश अराइव इन इंडिया इन 1616। देखो यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, जो डेनिश है उनका जो फॉर्मेशन था वो आपका 1616 में हुआ था, पर इंडिया में जो अराइवल है उनका वो 1620 है भाई। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया भाई। इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, दे इस्टेब्लिश सेटलमेंट एट अ ट्रंके बार। कहाँ आपका? ट्रंके बार तमिलनाडु इन 1620 एंड श्रीरामपुर बंगाल 1676। इंपॉर्टेंट मार्क करना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर एक चीज बताऊं भाई, श्रीरामपुर आप समझ पा रहे होंगे, ये वो एरिया है जो आपके आसाम और बंगाल के बीच में क्या है आपका कह सकते हैं ना, एक तरह से ट्रांजिट जोन है। बंगाल का एंड और आसाम की स्टार्टिंग कहां पर है? श्रीरामपुर में। आज की डेट में भी वही चीज है भाई, इन द ईयर ऑफ 1676। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये आपका कहां है? ट्रंके बार की फोर्टिफिकेशन के बारे में एक इमेज दर्शा रहा है भाई, क्लियर। श्रीरामपुर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ डेनिश। देखो भाई, श्रीरामपुर क्या था? आपके हेडक्वार्टर था किसका? डेनिश का। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपके यूपीएससी में, क्लियर। दे वर फोर्स्ड टू सेल देयर सेटलमेंट टू द ब्रिटिश इन 1854। इसके बारे में जो कारण है हम बाद में बात करेंगे, हम डिटेल क्लास में हम पढ़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके डेनिश की जितने भी सेटलमेंट थी वो भाई वो सेल कर दी थी किसने? ब्रिटिशर्स ने खरीद ली थी। किसकी प्रॉपर्टी? सारी डेनिश की, इन द ईयर ऑफ 1854, क्लियर। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश फैक्ट्री इन इंडिया मसूलीपट्टनम इन 16 एक मिनट, ये दूसरा पॉइंट है, ये रहने दो, ये उसका रिपीट हो गया ये वाला। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं फ्रेंच के बारे में। तो लास्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट जो आपके यूरोपियन पावर थी वो आपकी फ्रेंच थी। और फ्रेंच के बारे में थोड़ा सा आपको एक ये बताऊं, तो ये ब्रिटिश की राइवल कंपनी रही है। क्या रही है? आपकी ब्रिटिश की राइवल कंपनी रही है। तो जहां भी आपकी सेटलमेंट्स होंगे किसकी? आपके ब्रिटिशर्स की, फ्रेंच भी वहीं वहीं पर भाई अपनी सेटलमेंट बनाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लोगो, ठीक है। तो क्या कह रहा है? द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन सूरत। तो आपको पता होगा मैंने क्या बताया था, ये आपकी राइवल कंपनी थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। तो जहां भी ब्रिटिशर्स के सेटलमेंट होंगे भाई वहां पर इनके भी होंगे भाई। फ्रांसिस कौन इन 1668 एंड सेकंड एट मसूलीपट्टनम इन 1669। अब देख लो भाई, वही फैक्ट्री बनाएंगे भाई जहां पर आपके ब्रिटिशर्स थे। इनका मेजर मोटिव तो मेरे को लगता है कि ब्रिटिशर्स को एलिमिनेट करना ही था भाई। ये कंफर्म था भाई, अगर आपके ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते तो आपके फ्रेंच रूल करते, ये कंफर्म था, ये डेफिनेटली एक बात थी भाई, क्लियर। फिर देखो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी कहां की? आपकी मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री है भाई, क्लियर। दे ऑक्यूपाई माहे, देखो दे ऑक्यूपाई माहे, यनम एंड आपके कारिकला। अब ये समझ पा रहे हो ये 3 चीज क्या है? ये आज की डेट में जो पुडुचेरी की जो टेरिटरी है भाई, जो अलग अलग स्टेट में जो पुडुचेरी की टेरिटरी है आज भी वही है और आपके अंग्रेजों के टाइम में भी वही थी। दे फाउंडेशन द पौंडीचेरी, क्या बोल रहा है आपके? दे फाउंडेशन ऑफ द पौंडीचेरी was laid in 1673 which afterward became their capital। तो पौंडीचेरी भाई बाद में क्या बनी थी? इनकी कैपिटल बन गई थी किसकी? फ्रेंच की। क्योंकि जो जो पौंडीचेरी है उसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? आपके फ्रेंच ने किया था। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो भाई बताओ, ठीक है। तो भाई देखो ये माहे कहां पर है? आपके केरला वाले रीजन में, ठीक है। और कारिकला कहां है? आपके तमिलनाडु में आपका। और जो आपका यनम है आपका वो कहां है? आपके आंध्र प्रदेश में भाई। तो ये 3 जो आपके पार्ट हैं किसके? पौंडीचेरी के। आप देख लो भाई, एक आपका केरला में, एक आपका तमिलनाडु में, एक आपका आंध्र प्रदेश में, क्लियर और नॉट, ठीक है। दे आल्सो डेवलप द फैक्ट्री एट चांदनगर, ठीक है। चांदनगर में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री को डेवलप किया था, क्लियर। तो भाई किसी को कोई डाउट है तो अराइवल ऑफ द यूरोपियन कंपनी में इतना ही भाई। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली जो पूरी वीडियो है समझ में आई होगी। चलिए भाई, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। जब तक के लिए भाई जय हिंद।